चलिए आइए देखते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसका जो सिलेबस है वो जनरली 5 हिस्सों में बांटा जाता है। जो फर्स्ट वाला हिस्सा है इसका वो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किसी देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट यूनिट के अंदर। भारत की जो मुद्रा व्यवस्था है उसके बारे में सारी इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की सारी स्थिति को आप सबको समझना है। बैंकिंग सिस्टम, माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ी जाती है। विदेशी निवेश, FDI, FII, ECB, इन सब का सारा ब्यौरा फर्स्ट यूनिट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये सेकेंड यूनिट का हिस्सा है। थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग बजट को पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट के अंदर नेशनल इनकम, GDP, GNP, और जो अंतिम यूनिट है वो गरीबी, बेरोजगारी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर, इस सब से संबंधित है। सबसे पहले जो शुरुआत हम करेंगे उसकी शुरुआत की जाएगी इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन है क्या और इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो मुद्रास्फीति वो आर्थिक स्थिति है जिसमें समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है और जो मुद्रा की क्रय शक्ति है यानी कि मनी की परचेजिंग पावर है वो टाइम टू टाइम घटती चली जाती है, यानी उसकी खरीदने की क्षमता कम होती चली जाती है। इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। बहुत इजी शब्द में अगर कहा जाए, जब एक ही वस्तु को खरीदने के लिए पहले की तुलना में अधिक पैसे चुकाने पड़े तो वो मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में देखी जाती है। बिल्कुल सामान्य रूप से आप अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन को देख सकते हैं। जैसे आज से 20 साल पहले 1 रुपये की जो वैल्यू थी, आज की डेट में वो 1 रुपये की वैल्यू नहीं रह गई। यानी 1 रुपये ने अपनी क्रय शक्ति को क्या किया है, खरीदने की जो क्षमता है उसको खो दिया है। 1 रुपये ने अपनी क्रय करने की जो क्षमता है उसमें उसने कमी कर दी है। आज 10 रुपये की जो स्थिति है वो भी पहले की अपेक्षा उसकी क्रय शक्ति में कमी आ गई है। ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की ये जनरल सी डेफिनेशन है। भारतीय अगर संदर्भ में हम मुद्रास्फीति के प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव क्या क्या होता है, तो इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था के अंदर दीर्घकालिक रूप में आती है, धीरे धीरे आती है। अगर इस तरीके से अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन एंटर करे कि आय भी सामान्य रूप से बढ़ती जाए लोगों की, यानी कि लोगों के पास मनी सर्कुलेशन और उत्पादन दोनों के बीच रेशियो बना रहे, तो इन्फ्लेशन, इस तरीके की इन्फ्लेशन कोई विशेष प्रभाव पैदा नहीं कर पाती। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन क्रिएट होती है तो ये इन्फ्लेशन उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा देती है। जो कंज्यूमर हैं इनके ऊपर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी आय सीमित है और वस्तु की जो कीमत है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। दूसरी तरफ बचत की जो क्रय शक्ति है वो घटती है। बचत करने की क्रय शक्ति कम होती है। अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन के क्रिएट हो जाने से जो बचत करने की क्रय शक्ति, जो हमारे पास बचत है वो खरीद नहीं पाएगी। जैसे लैंड के केस में इन्फ्लेशन बढ़ा, हाल के 10 वर्षों में ज़मीन के क्षेत्र में इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ। कुछ लोगों ने आज से 10 साल पहले बैंक के अंदर 20 लाख रुपए रखे हुए थे। उस समय 20 लाख रुपए में उन्हें 2 बिस्से ज़मीन मिल रही थी। लगभग 2400 स्क्वायर फीट के आसपास ज़मीन मिल जा रही थी। 10 साल पहले की बात है। उनके मुद्रा की जो कीमत थी वो कितनी थी, 20। उनके पास जो मुद्रा थी, और उस समय वो 2400 स्क्वायर फीट गेन कर सकते थे। आज इन्फ्लेशन के कारण वो 2400 स्क्वायर फीट की ज़मीन 1.5 करोड़ रुपए की हो गई।
और 10 साल में जो उनका पैसा 20 लाख रुपए था, वो बढ़ते बढ़ते बैंक ने उसको 37-38 लाख रुपए तक पहुंचाया है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो बचत की क्रय शक्ति थी वो क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि अगर वो पैसा उस क्षेत्र में लगा होता जहां उसकी कीमत बढ़ने की चांसेस थे, तो हमारे मुद्रा की वैल्यू क्या होती, बढ़ती। निवेश पर अनिश्चितता बढ़ती है। अगर बार बार इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं होती, तो जो हमारा निवेश है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि इन्फ्लेशन के कारण कौन सी स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो डिमांड कम हो सकती है। आपने कोई वस्तु बनाई और उसमें इन्फ्लेशन आ गया तो उसकी मार्केट में डिमांड क्या होगी, डाउन हो जाएगी। उसके साथ ही वित्तीय जो असमानता है वो गहराती है। इस तरीके की स्थिति बार बार होने के कारण, यानी इन्फ्लेशन की अवस्था अगर अर्थव्यवस्था में बार बार आए और एक सीमा से ज़्यादा है, तो उससे अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है, क्योंकि गरीब के पास संसाधनों की कमी होती चली जाती है। जो उसकी मुद्रा है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक कमाने वाला सामान्य व्यक्ति रात होते होते अपनी सारी बचत खत्म हो जाती है। जितनी उसकी इनकम थी वो समाप्त हो जाती है। और बचत ही निवेश होती है। जब उसके पास बचत ही नहीं होगी तो वो निवेश कहाँ से करेगा। इसके अलावा नीति निर्धारण में जटिलता आती है। पॉलिसी मेकिंग में बहुत सी प्रॉब्लम आने लगती है। अचानक से इन्फ्लेशन का क्रिएट होना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, घटना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उससे आरबीआई जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और फिर हर क्वार्टर में एक नई रणनीति के साथ, एक नए तरीके के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। ये सोचना पड़ता है कि इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, या फिर अब उसको रिफ्लेशन की तरफ लेकर के कैसे चला जाए। तो वो जो साइकिल है अर्थव्यवस्था की, उसको मेंटेन करना ज़्यादा कठिन होने लग जाता है। तो ये चुनौतियाँ हैं जो मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में आती हैं। इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से, कि भारतीय संदर्भ में मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक तो उपभोक्ता पे बोझ बढ़ता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। जो बचत है उसकी खरीदने की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। जो हमारे पास सेविंग है, उस हमारी सेविंग जिसकी वैल्यू कभी ज़्यादा थी, आज वैल्यू क्या हो गई, वो घट गई। अगर घर में कोई 10 लाख रुपए आज से 10 साल पहले रखा था, तो आज उस 10 लाख रुपए की वैल्यू लैंड के क्षेत्र में, गोल्ड के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में क्या हो गई, उसके सामने वो बहुत छोटी चीज़ हो गई। निवेश पर अनिश्चितता बढ़ती है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सतत रूप से नहीं बढ़ पाता, उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाती। और इस वजह से जहाँ निवेश प्रभावित होगा वहाँ विकास दर जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि निवेश से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तभी विकास होगा। तो निवेश अप डाउन होगा तो उससे उत्पादन अप डाउन होगा, और फिर विकास पे नकारात्मक प्रभाव। ये इन्फ्लेशन फाइनेंशियल रूप से खाई पैदा करती है, असमानता पैदा करती है, और जिस वजह से भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि अमीर लोग अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। नीति निर्धारण के बारे में आपने समझ ही लिया, सरकार को बार बार अपनी नीतियां बदलनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे लोगों के साथ उसको कैसे जोड़ा जाए। मुद्रास्फीति के अगर कारणों के आधार पर प्रकार की बात करें कि बेस्ड ऑन काजेज, कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, तो इसको कहा जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, ये वो मुद्रास्फीति होती है जो किसी कारण से आ जाती है। जैसे अभी दिवाली आएगी तो दिवाली के समय अचानक से क्या होगा, डिमांड तमाम चीज़ों की पैदा हो जाएगी मार्केट के अंदर। जैसे घरों में मिठाई की डिमांड पैदा होगी, लाइट्स की, मोमबत्तियों की, और तमाम तरीके की लोग सजावट, घर की रंगाई पुताई, इन सारी चीज़ों की डिमांड पैदा करते हैं। शादी विवाह का सीजन आ जाता है तो ये डिमांड पुल है। जब मांग बढ़ती है लेकिन आपूर्ति नहीं बढ़ती, मांग बढ़ती है लेकिन आपूर्ति नहीं बढ़ती, तो ऐसी स्थिति में कीमतें ऊपर चली जाती हैं। और इसी के बीच में एक और चीज़ घुस जाती है, और वो जैसे खोया है
अब खोए की डिमांड बढ़ती है लेकिन उसका उत्पादन आपूर्ति नहीं बढ़ती, तो क्या किया जाता है, कृत्रिम खोया बाजार में पेश किया जाता है। पनीर उसकी अचानक से डिमांड बढ़ती है और उसकी आपूर्ति नहीं बढ़ती, तो फिर देखिए केमिकल से लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी मांग को पूरा करने के लिए गलत तरीके भी चूज कर लिए जाते हैं। तो उस केस में फिर क्या होता है, कीमतों को वो बैलेंस करने का प्रयास करते हैं नकली चीज़ें ला करके। पनीर जो ओरिजिनल वाला होगा वो पता चलेगा 450-500 रुपये में बेचना चाहेगा, नकली वाला कहेगा आइए 180 रुपये किलो ही अवेलेबल है उस डिमांड के टाइम पर। तो ये एक अलग कड़ी है। लेकिन अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या है, ये कोई कारण है जिस कारण से ये इन्फ्लेशन आया है। व्यय प्रेरित मुद्रास्फीति, जिसको क्या कहते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। जब उत्पादन लागत बढ़ती है, जो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी मनरेगा के लागू होने से क्या हुआ, कृषि की लागत बढ़ गई, मजदूरी बढ़ा दी गई थी, पता चला बीज की कीमतें बढ़ गई, खाद की कीमतें बढ़ गई। उसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो उससे कंपनियां, किसान, हर एक चीज़ें, सर्विस सेक्टर, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो उससे पता चलेगा कि उस पर निर्भर जितनी चीज़ें हैं वो अपनी कीमतों को बढ़ाने लगेंगे। तो कॉस्ट पुल ये इन्फ्लेशन है, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। इसके बाद स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, जिसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये क्या करती है कि जब आपूर्ति श्रृंखला में ढांचागत समस्याएं आ जाएं, स्ट्रक्चरल समस्याएं, जैसे कि परिवहन की कमी, कोई ऐसा जैसे अभी कांवड़ यात्रा शुरू हुई, तो कांवड़ यात्रा में जगह जगह क्या हुआ, ट्रैफिक रोकना पड़ा, और उस ट्रैफिक के रोकने से तमाम वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। दाल की कीमतों में उछाल आ गया, अन्य ज़रूरत की चीज़ों में उछाल आ जाता है। उसके अलावा भंडारण की समस्या, भंडारण की अगर समस्या है, भंडारण नहीं है, तो ये भी स्ट्रक्चरल तरीके की समस्या को ये भी पैदा करता है। ये विशेष रूप से विकासशील देशों में देखने को मिलता है। इसीलिए सरकार कोल्ड स्टोरेज को बनाने पर, उसके अलावा ऐसे वाहन बनाने पर जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। जैसे मान लीजिए मिल्क का प्रोडक्शन एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से 200 किलोमीटर दूर है। अब अगर अच्छी ट्रेनें उपलब्ध हैं, कंटेनर उपलब्ध हैं, ऐसे कंटेनर उपलब्ध हैं जो उस मटेरियल को ख़राब होने से बचा सके, ठंडा रख सके, तो ये सब संरचनात्मक है। उसके अलावा चौथी मुद्रास्फीति है मुद्रा आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति। इसको मॉनेटरी इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। ये मॉनेटरी इन्फ्लेशन कहता है कि जब बाज़ार में बहुत अधिक नकदी आ जाती है, जब मनी की सप्लाई बढ़ जाए, सबके पास मुद्रा की आपूर्ति हो चुकी हो, सबके पास पैसा ही पैसा उपलब्ध हो, तो वैसे में जो समस्या आती है उससे कीमतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि सब डिमांड पैदा करेंगे, सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये क्रिएट होती है समस्या। और इसको कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन, जिसमें मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। आप लोगों के पास जा रही आवाज़? आप थोड़ा सा माइक की आवाज़ कम कर लीजिए। अच्छा, आवाज़ ज़्यादा जा रही? अभी ठीक है। हाँ, वो थोड़ा ठीक ठीक। इसके अलावा इंटेंसिटी के आधार पे भी इन्फ्लेशन देखी जाती है। इंटेंसिटी के आधार पे क्या किस तरीके की इन्फ्लेशन है, जैसे कि जो इंटेंसिटी है मंद या धीमी गति वाली इन्फ्लेशन, इसको नाम दिया जाता है क्रीपिंग और मिल्ड इन्फ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन की दर 3% तक हो
तो इसको चलती हुई मुद्रास्फीति या रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये 3% तक की इन्फ्लेशन है और ये जनरली विकास के लिए सहायक मानी जाती है। विकसित देशों में ये पाई जाती है, विशेष रूप से विकसित देशों में 3% तक का इन्फ्लेशन होता है। वहीं अगर हम बात करें वॉकिंग इन्फ्लेशन की, तो चलती हुई मुद्रास्फीति ये 3 से 10% के बीच में होती है और विकासशील देशों के लिए ये अच्छी मानी जाती है। इसमें खपत और निवेश दोनों पे असर पड़ता है और ये बैलेंस रखती है। विकासशील देशों में यही अर्थव्यवस्था के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा रनिंग इन्फ्लेशन, इसके लिए यूपीएससी ने शब्द यूज़ किया था उग्र मुद्रास्फीति। तो उग्र जो मुद्रास्फीति है ये 10 से लेकर के 20% के बीच में पाई जाती है, यानी 10 से लेकर के 20% के बीच में। और इसमें जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लोगों के लिए समस्या पैदा होना शुरू हो जाती है। ये वो अर्थव्यवस्था में विकास के साथ युग्मित नहीं हो पाती। और तीसरी है हाइपर इन्फ्लेशन, चौथी हाइपर इन्फ्लेशन है। बहुत ज़्यादा इस तरीके की इन्फ्लेशन 20% या उससे ज़्यादा होती है, जो विशेष रूप से एकदम नकारात्मक स्थिति पैदा कर देती है और विकास का जस्ट अपोजिट होना शुरू हो जाता है। जनता के लिए बहुत अधिक कठिनाई शुरू हो जाती है, यानी कि मुद्रा मूल्य लगभग समाप्त हो जाता है। जो मुद्रा की परचेजिंग पावर है वो खत्म हो जाती है। इतना सा पैसा देंगे तो आपको इतनी सी वस्तु मिलेगी और आदमी घर से वाहन लेकर के जाएगा पैसे के लिए। तो 1923 में ये स्थिति जर्मनी में देखी गई थी और जिम्बाब्वे बीच बीच में ट्राई करता रहता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। वो अपने अर्थव्यवस्था पे इस इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता है। तो ये अवस्था आपको ध्यान क्या रखना है, पहली वाली जो क्रीपिंग है या मिल्ड इन्फ्लेशन है, ये 3% तक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर अगर 3% है तो उसको रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये विकसित देशों में पाई जाती है। विकासशील देशों के लिए वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है जिसका रेट 3 to 10% के बीच होता है। इसको सस्टेनेबल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। ये वो मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए होती है जिसमें उसके साथ विकास युग्मित होता है। जो ग्राफ आपने विकास और मुद्रास्फीति के बीच रिलेशनशिप, जो ये रिलेशनशिप है, ये 3 to 10% के लिए विकासशील देशों के लिए है कि विकास इसमें तभी होगा उत्पादन जब बढ़ाया जाए। और उत्पादन बढ़ेगा कब, जब निवेश को बढ़ाया जाए। और निवेश ब्याज की दरों पे निर्भर करता है। बैंक के द्वारा जब कम ब्याज की दरें दी जाएंगी, रखी जाएंगी, तो ही निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। और ऐसे में जो अर्थव्यवस्था है उसमें मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। जब ब्याज की दरें कम होंगी तो ज़्यादा लोग ऋण लेंगे और ऐसे में जो मुद्रास्फीति जनरेट होती है या 8 से 10, 3 से लेकर के 10% के बीच में होती है, 3 to 10 के बीच में होती है। इसी को क्या कहा जाता है, सतत मुद्रास्फीति, यानी कि ये सस्टेनेबल इन्फ्लेशन है। यानी कि इस मुद्रास्फीति में विकास भी होगा और मुद्रास्फीति भी बनी रहेगी, यानी दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना रहेगा। अगर इससे ऊपर इन्फ्लेशन चला गया तो जो आप रिलेशनशिप देख रहे हैं ये रिलेशनशिप टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नियंत्रण के आधार पर। अगर कंट्रोल के आधार पे देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन है वो एक ओपन इन्फ्लेशन होती है और दूसरी होती है जिसको दबी हुई कहा जाता है, यानी कि इसको सब्सप्रेस्ड किया गया है इन्फ्लेशन को, यानी सरकार के द्वारा उसके ऊपर कंट्रोल लगाया गया है। ओपन में जब सरकार इसको नियंत्रित नहीं करती, यानी कि खुली हुई है, जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई की चेन चलेगी वैसे वो निर्भर करेगी। लेकिन जब सरकार की ओर से मूल्य का नियंत्रण लगाया जाना शुरू कर दिया जाता है और उस पर कंट्रोल किया जाता है, यानी जो वास्तविक रूप से डिमांड और सप्लाई है उसमें क्या किया जाता है, सरकार का हस्तक्षेप होता है, तो उसे कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन के नाम से, यानी दबी हुई मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। भारत में मुद्रास्फीति का जो मापन है वो 2 मुख्य इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। 2 इंडेक्स हैं, एक CPI है और दूसरा WPI है। CPI और WPI यानी कि एक खुदरा मूल्य है और दूसरा थोक मूल्य है।
आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति निर्धारण में सीपीआई का प्रयोग किया जाता है और थोक मूल्य जो है ये उद्योग और व्यापार के दृष्टिकोण से एनालाइज किया जाता है कि जो थोक मूल्य सूचकांक है उसकी क्या स्थिति है, उसमें कितनी इन्फ्लेशन है। और डब्ल्यूपीआई के सीपीआई के आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी कि इसमें ये चेक करने का प्रयास किया जाता है कि खुदरा लेवल पर लोगों के बीच, सामान्य लोगों के बीच इन्फ्लेशन का स्तर क्या है। और ये याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई ने वर्तमान में जो मुद्रास्फीति का लक्ष्य है वो 4% ±2 इंडिया के अंदर रखा है, यानी कि 2% से लेकर के 6% के बीच में मुद्रास्फीति की दर को यहाँ पर रखा गया है। 2% से लेकर 6% के बीच, मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6%। इसको उन्होंने सस्टेनेबल इन्फ्लेशन के रूप में परिभाषित किया है। 2016 से ये इन्फ्लेशन को इस तरीके से आरबीआई के द्वारा लेकर चला जा रहा है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, इसको आपको विस्तार से पढ़ना है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें टूल्स यूज किए जाते हैं। तो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है। पहले तो ये आपको जानना है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है। यही प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा कंट्रोल होती है, तो आरबीआई के द्वारा। और इसके टूल्स हैं, कई टूल हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना, खुले बाज़ार में सिक्योरिटीज़ की बिक्री, इसके ढेर सारे टूल्स हैं। एक एक टूल की चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, तो या तो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, जिस तरीके की जो स्थिति पैदा होती है वैसे उसमें काम किया जाता है। इसके अलावा कुछ राजकोषीय उपाय किए जाते हैं, जैसे सरकारी व्यय में कटौती की जाती है। सरकारी जो व्यय है उसको कंट्रोल करके लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। करों में वृद्धि की जाती है, कर में अगर वृद्धि कर दी जाए, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जा चुके हैं, ये वहाँ से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। करों में अगर वृद्धि की जाएगी तो क्या होगा, लोगों के पास से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। करों में अगर वृद्धि हम कर देंगे तो लोगों के जेब में पैसे क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तो वो डिमांड कम पैदा करेंगे। उसके अलावा घाटे की पूर्ति में संयम रखा जाता है। जो घाटा हुआ है तो उस घाटे की पूर्ति को कंट्रोल, कुछ समय के लिए उसको कंट्रोल किया जाता है। घाटे की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है, हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेती है, या उसके लिए मनी कहीं से लाएगी और उसको डिपॉजिट करेगी। तो जो मनी ला करके उस मार्केट के अंदर डालेगी वो क्या पैदा करेगा, इन्फ्लेशन पैदा करेगा। तो उससे बचने का भी प्रयास किया जाता है, घाटे की पूर्ति को कंट्रोल करके भी। यानी ये राजकोषीय नीति है। राजकोषीय नीति, अभी मॉनेटरी पॉलिसी देखें, उसको कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई के द्वारा। ये राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है, वित्त मंत्रालय इस पर पहल करता है। और आपूर्ति पक्ष के उपाय कुछ लगाए जाते हैं, जैसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि कर दी जाए। जैसे प्याज की कीमतें बहुत बढ़ गई, तो दिल्ली सरकार ने प्याज के लिए पहल किया था, गली गली में हर चौराहे पे वो प्याज बेचने लगी, उसकी आपूर्ति उसने बढ़ा दिया, रेट फिक्स करके बेचने लगी। उससे जमाखोरी या मार्केट के अंदर जो वो उत्पादन है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो गई, जिससे उसका प्राइस लेवल कंट्रोल में आ गया। उसी तरीके से आयात को बढ़ावा देना, जिस क्षेत्र में कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसे दाल, अभी दाल में इन्फ्लेशन बहुत बीच में बढ़ जाता है, तो उस दाल का बाहर से आयात कर लिया जाता है। अन्य जो प्रोडक्ट है, तेल वगैरह प्रोडक्ट है, रेगुलर हम बाहर से आयात करते रहते हैं, लेकिन जिसमें इन्फ्लेशन आया है, यानी उत्पादन में उसके क्या हुआ है, कमी हुई है। इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है मुद्रा है सबके पास, वस्तु की उपलब्धता में कहीं ना कहीं कमी हुई है, वो बढ़ाने का प्रयास। भंडारण और परिवहन व्यवस्था में सुधार, सरकार ने एफसीआई के गोदाम ढेर सारे बना करके रखे हैं। उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, उसकी चेन तैयार की जा रही है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर भंडारण, परिवहन, फूड प्रोसेसिंग, इन सब को बढ़ावा दिया जाए तो उससे आपूर्ति पक्ष को मजबूत किया जा सकता है। और अगर वो मजबूत होगा तो अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो मुद्रास्फीति जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की जटिल वास्तविकताओं को दर्शाती है। और सोचिए कितनी वस्तुएं हैं,
सिर्फ मसाले ही देख लीजिए, जो हमारे किचन के मसाले हैं तो उसमें कितनी विविधता है। और जमाखोरी या उत्पादन में कमी या कोई अन्य कारक किसी न किसी क्षेत्र में इन्फ्लेशन को हमेशा क्रिएट करने को तैयार होते हैं। तो ऐसे में सरकार को हमेशा सजग और इसके लिए नीतियों के निर्माण, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जितने वो टूल्स अपना सकती है, बीज में सुधार, कृषि सिंचाई, उर्वरकों की उपलब्धता, उसके अलावा कीटनाशकों का हमला होता है, तमाम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उन सब को नियंत्रित करना, उनके सबके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ये सारे ढेर सारे, इसीलिए इसको जटिल वास्तविकता कहा गया है कि ये सच में बहुत कठिन काम है। जहां एक और आर्थिक वृद्धि का संकेत हो सकती है, अगर बार बार अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बनी हुई है तो इन्फ्लेशन से विकास भी होता है। आपने देखा कि इन्फ्लेशन किसके साथ युग्मित होती है? विकास के साथ। तो अर्थव्यवस्था में अगर इन्फ्लेशन है तो वो विकास के साथ भी जुड़ती है, लेकिन वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, जो सबको साथ में लेकर के चल सके। ऐसी इन्फ्लेशन नहीं कि वो एक बड़ी आबादी को मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कर दे। ऐसी इन्फ्लेशन किसी काम की नहीं है जो लोगों को खाली पेट सोने के लिए विवश कर दे। तो उस इन्फ्लेशन का मतलब विकास नहीं होगा, उसका मतलब होगा कि हम, जैसे बंगाल के अंदर अकाल आया और उस अकाल में लोग जो बुनकर थे करोड़ों की संख्या में मारे गए, अंग्रेजों ने कोई पहल नहीं की। और उस समय उनके पास क्या था? तीनों चीज़ों का अकाल हो गया। खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, पानी नहीं था, उत्पादन के साधन नहीं थे, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस के भी, मतलब एक डिस्टेंस के अंदर ही उनको रहना था। इतने साधन नहीं थे कि वो उस क्षेत्र को छोड़ करके बहुत दूर चले जाएं। ट्रेन की सुविधा नहीं थी, बस की सुविधा नहीं थी, हवाई जहाज़ की सुविधा नहीं थी। आदमी जा सकता था तो कितना, 30-35 किलोमीटर, वो भी भूखा प्यासा कहाँ तक पहुँच पाएगा? तो ये एक हो सकता है कि इन्फ्लेशन है तो ये अर्थव्यवस्था को बल दे रही हो, लेकिन वहीं ये गरीब और मध्यम वर्ग के लिए गंभीर संकट भी बन जाती है। उनकी जो मैक्सिमम इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन में खर्च हो जाती है। सारी की सारी इनकम इन्फ्लेशन में जल जाती है, बचत बचती ही नहीं, और अर्थव्यवस्था में बचत ही निवेश होता है। कोई व्यक्ति अपना विकास कब करेगा? जब वो निवेश करेगा। कोई व्यक्ति अपना विकास कब करेगा? जब वो निवेश करेगा। और निवेश कब करेगा? जब उसके पास बचत होगी। और इन्फ्लेशन इतना हो जाए कि केवल दाल रोटी में, बच्चों को पालने पोसने में, उनकी फीस देने में और घर के लोगों का मेंटेनेंस करने में ही सारा पैसा खर्च हो जाए। इस तरह की इन्फ्लेशन अगर पैदा हो जाए तो वो किसके लिए? गरीब और मध्यम वर्ग, इनके लिए संकट हो जाती है। पूरा का पूरा जीवन इनका इस महंगाई को कंट्रोल करने में बीत जाता है। महंगाई को कहते, देखिए शब्द महंगाई को कंट्रोल करना, आदमी कहते हैं कंट्रोल कर रहे हैं, तो महंगाई को कंट्रोल करने में पूरा जीवन निकल जाता है। असंतुलित मुद्रास्फीति नीतिगत दृष्टिकोण से ठीक नहीं मानी जाती, और अगर संतुलित है तो वो संतुलित, बैलेंस्ड, सस्टेनेबल इन्फ्लेशन, इसको नीतिगत रूप से आदर्श माना जाता है, क्योंकि ये वो इन्फ्लेशन होती है जो अर्थव्यवस्था के अंदर विकास को भी, यानी डेवलपमेंट को भी लेकर के चलती है, और उसके अलावा साथ साथ इसको लोगों के जो रहन सहन है, उनकी लाइफ स्टाइल है, उसको भी मेंटेन करके चलती है। तो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो इस तरीके से बैलेंस बनी रहती है। अभी हफ्ते 10 दिन पहले का एक न्यूज़ है कि रात में एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा था, पुलिस वालों ने उसे रोका और उसका अल्कोहल टेस्ट किया गया, तो उसका अल्कोहल पॉजिटिव आया, जबकि उस व्यक्ति ने अल्कोहल लिया ही नहीं था और कभी वो अल्कोहल पीता ही नहीं था। उससे पूछा गया तो उसने बताया मैंने कटहल की सब्जी खाई थी। कटहल की सब्जी खाने के बाद शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन होने पे वो अल्कोहल में चेंज हुआ। अल्कोहल फिर एसिटिक एसिड में चेंज होता है, और जब अल्कोहल बॉडी में बना तो शरीर के सभी पार्ट में पहुंचा, और शरीर के सभी पार्ट में पहुंचने के बाद वो फेफड़े में भी उसी मात्रा में पहुंचा जो सांस के थ्रू बाहर निकला।
हमारी बॉडी जितनी ज़रूरत है उतना अल्कोहल अपने अंदर मेंटेन करने के लिए बनाती रहती है। जब कोई बाहर से अल्कोहल लेना शुरू कर देता है तो उसका शरीर क्या होता है, छीड़ होना शुरू हो जाता है। अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन वैसे ही है, जितना चाहिए वो अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बनी है तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, ड्रिंक ज़्यादा हुआ तो वो लीवर को, फेफड़े को, किडनी को, शरीर के अन्य पार्ट को गलाना शुरू कर देगी, विकास के बदले वो विनाश शुरू कर देगी। वही सेम स्थिति अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन की है। अब बात कर लेते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। CPI से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है इन्फ्लेशन के बाद। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI एक अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंड है जो मुद्रास्फीति की दर का निर्धारण करने के लिए, मुद्रास्फीति की दर का निर्धारण करने के लिए उपयोग होता है। ये आम नागरिकों के, जो आम पब्लिक है, उनके जीवन यापन लागत में बदलाव को दर्शाता है। तो उनको जीवन यापन में जो लागत है वो किस तरीके की है, और वो जो मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट है, उस मनी इल्यूजन के कॉन्सेप्ट को ये सही तरीके से ग्राउंड पे लाने का प्रयास भी करता है कि क्या सच में जो कॉन्सेप्ट मनी इल्यूजन का आपने देखा था उसमें एक चीज़ और देखिए, अर्थव्यवस्था के अंदर जो मनी इल्यूजन है, देखिए ये 100 क्या है, मौद्रिक मजदूरी, 100 रुपीज़ मौद्रिक मजदूरी है। 20 रुपये जो नीचे दिख रहा है ये कीमत स्तर है। 100 रुपये मौद्रिक मजदूरी, 20 रुपये ये कीमत स्तर है, और वास्तविक मजदूरी आई 5 रुपये। यानी एक व्यक्ति गया, आज वो 100 रुपये कमाया, शाम को उसने 20 रुपये किलो के हिसाब से आटा परचेज किया, कितना मिला, 5 किलो। यहाँ पे ये आपको समझना है कि जब वो 120 रुपये, 100 रुपये से उसकी मौद्रिक मजदूरी बढ़ करके 120 हो गई, आटे की कीमत 24 हो गई, और वास्तविक मजदूरी कोई चेंज ही नहीं हुई। पहले भी 5 थी, अब भी 5 है, लेकिन इसका ध्यान किधर है, इसका ध्यान अपनी बढ़ी हुई मौद्रिक मजदूरी पर है। यानी कि मेरी मजदूरी 100 रुपये से 120 रुपये हो गई, ये सोच रहा है। और ऐसी अवस्था में ये पॉजिटिव मनी इल्यूजन के स्थिति में है और खुश है कि बहुत अच्छा है, हमारी जो सैलरी है वो बढ़ गई है, हमारी सैलरी कितनी हो गई है, 120। अब अगर इसमें इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाए, 24 रुपये वाली कीमत 30 रुपये पे पहुंच जाए, तो इसको क्या होगा, प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। मनी इल्यूजन केवल तब तक, ये कॉन्सेप्ट इल्यूजन का तब तक बना रहेगा जब तक कि दोनों का रेशियो सेम है। लेकिन अगर वस्तु की कीमत अत्यधिक बढ़ गई तो वो 5 किलो की जगह शाम को 3 किलो लेकर के आएगा, तो उसे एहसास होगा कि अब अर्थव्यवस्था में कोई भ्रम नहीं है, इल्यूजन खत्म हो जाएगा। इल्यूजन कब तक रहेगा, जब तक रेशियो सेम बना रहेगा। ठीक, वही दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा है, समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होता है कि आटे की कीमत 20 रुपये से 24 रुपये हो गई, यानी बढ़ा हुआ कीमत स्तर ही उसको नज़र आता है। वो ना वास्तविक मजदूरी की तरफ ध्यान देता है, ना अपनी बढ़ी हुई मौद्रिक मजदूरी पे ध्यान देता है, इसलिए वो निगेटिव मनी इल्यूजन में रहता है और हमेशा उसका जो दृष्टिकोण है वो उसे नकारात्मकता में ले जाता है। इसके अलावा इसमें एक तीसरी स्थिति होती है कि बढ़ी हुई कीमत, मौद्रिक मजदूरी 120, कीमत स्तर 24 और 5 रुपये उसकी वास्तविक मजदूरी। और कुछ लोग अर्थव्यवस्था में ऐसे होते हैं जो इन दोनों का ध्यान रखते हैं, और ऐसे लोग किसी भी तरीके के इल्यूजन में नहीं होते, उन्हें कोई भ्रम नहीं होता, यानी उनकी जो स्थिति है वो एकदम बैलेंस रहती है। अब इस बात को, इस इल्यूजन में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इल्यूजन की स्थिति कब पैदा होगी। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ये इल्यूजन कब तक, तो इल्यूजन केवल तब तक जब तक कि दोनों का अनुपात क्या है,
सेम, किसका? मौद्रिक मजदूरी और कीमत स्तर का अनुपात सेम है। अगर सैलरी पता चला कि उसकी 1200 रुपये हो गई तो उसको स्पष्ट नजर आएगा कि यस, वो सच में खुश होगा, पॉजिटिव मनी इल्यूजन में नहीं रहेगा। और अगर कीमत स्तर बहुत बढ़ गई तो त्राही त्राही की स्थिति होगी जो नकारात्मक रूप से उसे प्रभावित करेगी। अब सीपीआई की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई है क्या? सीपीआई ये अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मापदंड है जो मुद्रास्फीति की दर का निर्धारण करने के लिए उपयोग होता है। और इसका संबंध किससे है? ये आम नागरिकों की जीवन यापन लागत में जो बदलाव है उसको दर्शाता है। इसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा को इस तरीके से कई बार लिखने के लिए भी आई है। सीपीआई एक ऐसा सूचकांक है जो समय के साथ खुदरा स्तर पर, रिटेल स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। किसको मापता है? बदलाव। जो लोकल लेवल पे जो फुटकर हम सामान खरीद रहे हैं या सेवाएं ले रहे हैं उसमें जो बदलाव आता है। कुछ समय पहले तक आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए 5 रुपये देते रहे होंगे। अब बदलाव क्या आ गया है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सामान्य रूप से पूछना नहीं है, 10 रुपये तो मिनिमम देना ही है। और उसमें भी बदलाव अगर आपको दिखाई दे कि सामने वाला आपसे 20 रुपये मांगे तो ये क्या है? सेवा की जो कीमत है उसमें बदलाव। उसी तरीके से जो वस्तु है, हर तरीके की वस्तुओं में आप बदलाव को देखेंगे। आमतौर पे ये रिटेल इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है, सीपीआई, यानी खुदरा मुद्रास्फीति है जो खुदरा स्तर पे दिखाई देती है। इसका उद्देश्य क्या है? ये बताता है कि आम आदमी को अपने दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने के लिए पहले की तुलना में कितना ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है, और उसी के आधार पर सारी चीज़ें फिर अर्थव्यवस्था में सेट की जाती हैं। उत्पादन पर सरकार अपनी नीतियां बनाती है कि किस तरीके से और उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे लोगों के लिए और इजी जीवन शैली तैयार की जाए, या हमारी अर्थव्यवस्था का साइज अभी इस आकार में पहुंच गया है और हमारी मुद्रा इतना डिवैल्यूएट कर गई है। आरबीआई सीपीआई के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ये सीपीआई के आधार पर ही मॉनेटरी पॉलिसी तय की जाती है कि कैसी मॉनेटरी पॉलिसी रखी जाए, ब्याज की दरों को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारी की सारी नीतियाँ और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी सी डेफिनीशन है और इसको आपको कैरी करना है। अब देखिएगा इसमें भारत में सीपीआई के प्रकार, ये कई बार आपसे पूछा गया है सीपीआई के कितने प्रकार हैं। तो एक तो सीपीआई रूरल है जो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम तैयार करते हैं सीपीआई रूरल। उसके अलावा सीपीआई अर्बन, ये शहरी क्षेत्र के लिए तैयार होती है। और सीपीआई कंबाइंड तैयार होती है शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए। और सीपीआई एएल जो कृषि श्रमिक हैं, एग्रीकल्चर वाले श्रमिक हैं, उनके लिए होती है। और सीपीआई आरएल ये तैयार होती है जो ग्रामीण रूरल क्षेत्र के लेबर हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए। और सीपीआई आईडब्ल्यू ये इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, यानी कि जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनके लिए तैयार होती है। तो ये आपसे इस सूची के अंदर से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये समझ लीजिए कि अगर ये अकेले आपकी तैयार है, एग्जामिनर के लिए 1-2 क्वेश्चन यहीं से रहता है। वो आपसे पूछता है कि सीपीआई कंबाइंड की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। ये अक्सर यहाँ से तो आपको बताना है सीएसओ। किस आधार पर? तो मंथली बेसिस पर। जो केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय है सीएसओ, तो ज़्यादातर आपका अलग अलग, जैसे सीपीआई रूरल उसको कौन जारी करता है? सीएसओ। अब एनएसओ करने लगा। उसके अलावा ये सीएसओ के द्वारा और
जो एग्रीकल्चर है कृषि श्रमिकों के लिए, ग्रामीण मजदूरों के लिए और औद्योगिक श्रमिकों के लिए, तीनों श्रमिकों के लिए लेबर ब्यूरो के द्वारा तैयार की जाती है जो सीपीआई है। उसके अलावा आरबीआई द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको निर्धारित करने के लिए कौन सा मानक इसमें से माना जाता है, तो वो सीपीआई कंबाइंड को लेकर के चलता है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों को शामिल किया जाता है और उसका डेटा सीएसओ के द्वारा मंथली रूप से जारी किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको किसके लिए ये पता होना चाहिए कितनी है, तो 3 3 6 टोटल कितने हैं 6। और ये आरबीआई के द्वारा अगर मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करना है तो सीपीआई कंबाइंड के द्वारा, ये सीपीआई का जो ओरिजिनल सीपीआई वो मानता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, वो सीपीआई कंबाइंड है, जिसमें कौन शामिल है, शहरी और ग्रामीण दोनों का औसत, मतलब पहला दूसरा को निकाला जाता है और निकाल के उनको जोड़ के आधा कर दिया, उनका एवरेज निकाल लिया जाता है। इसके बाद यहाँ से भी, और ये यूपीएससी का एकदम फेवरेट जोन है, इन सब क्षेत्रों से वो बार बार क्वेश्चन पूछता है सीपीआई में मुख्य रूप से कौन कौन सी श्रेणियाँ, किसको कितना भार मिला हुआ है। तो देखिए जो सीपीआई की बास्केट है उसके अंदर खाद्य और पेय पदार्थ, खाने पीने के और पीने वाले जितने पदार्थ हैं ये लगभग 45.86% इनको वेट जगह मिली हुई। उसके अलावा आवास, इसको 10.07%, ईंधन और प्रकाश 6.484%, कपड़े और जूते ये 6.53, स्वास्थ्य को लगभग 5.89, शिक्षा और संचार लगभग 5.99, अदर सेवाएं यानी खाद्य और ईंधन मूल्य वृद्धि सीपीआई को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यानी कि ये वाला खाद्य वाला और ईंधन वाला, ये दोनों सबसे ज़्यादा, इन दोनों का जो वेटेज है वो एक रेशियो में, और ईंधन की कीमतें लगातार, बिजली की उपलब्धता और उसकी जो प्राइसिंग है वो लगातार क्या है, बढ़ने के क्रम में बनी रहती है। उसके अलावा खाद्य पदार्थों में तो इसका वेटेज ही सबसे ज़्यादा है, तो इस रेशियो में है। इससे भी आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। इसके अलावा सीपीआई से जुड़े हुए अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये बेस ईयर पूछा जाता है। तो जो सीपीआई का वर्तमान में भी बेस ईयर है वो 2012 है। बेस ईयर का मतलब क्या होता है कि उस आधार पर कहीं तो खड़े होके चेक करेंगे आप, जैसे मैंने भी कहा कि 5 रुपया था, आज कितना हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने का सामान्य किराया 10 रुपया, तो वो 5 रुपया कब था, कल, परसों, नरसों, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले। तो वहाँ खड़े होकर के उस समय के सारे रेट से आज के रेट को कंपेयर किया जाता है। तो अभी जो हमारे पास सीपीआई का बेस ईयर है वो कितना है, 2012। उस पर मान लिया जाता है जो रेट था वो 100 था, आज कितना हो गया, तो मान लीजिए आज 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 20% ग्रोथ हो गई। अभी जल्दी ही इसका आधार वर्ष चेंज होने वाला है, जब भी होगा हम बताएंगे। 2022 से 2024 ऐसा कुछ करने वाली है सरकार। जारी करने वाली एजेंसियां कौन कौन सी हैं, तो एनएसओ है, इसके अलावा लेबर ब्यूरो है, ये सब मिल करके ये रिपोर्ट तैयार करती है। फार्मूला क्या है गणना करने का, तो बहुत इजी सा फार्मूला है और इसको समझिएगा। ये समेशन ऑफ पी आई का मतलब जो वर्तमान मूल्य है, जो आज का मूल्य है, आज का मूल्य कितना है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, 10 रुपया, तो यहाँ हम रख देंगे 10 रुपये, यहाँ पर हम रख देंगे 10 रुपये। और Q0 का मतलब है मात्रा कितनी है, तो मान लीजिए हम साल भर में 300 बार सफ़र कर रहे हैं, मात्रा 300 कर। और दूसरा है P0 मतलब आधार वर्ष का मूल्य, उस समय कितना था, 5 रुपया था, और उस समय Q0 वही सेम 300 दिन हम सफ़र कर रहे थे, इंटू 100, यहाँ से निकल करके आ जाएगा CPI। तो इस तरीके से CPI का सिंपल सा एक फार्मूला तैयार किया गया है।
सीपीआई का महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखिए, आरबीआई सीपीआई के आधार पर ही ब्याज की दर तय करती है। रेपो रेट सीपीआई के आधार पे आरबीआई के द्वारा तय की जाती है। जो सुना होगा आपने, डीए बढ़ जाता है, सरकारी कर्मचारियों का डीए, सबको बड़ा इंतजार रहता है कि डीए अब बढ़ेगा। तो वो किसके आधार पे? वेतन निर्धारण सीपीआई के आधार पे महंगाई भत्ता और सीपीआई आईडब्ल्यू इसी पे आधारित होता है, लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर। आम नागरिक रोज़मर्रा की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की उसको क्या होता है, जानकारी होती है, सीपीआई की इम्पोर्टेंस से उसको ये पता चलता है। उसके अलावा वित्तीय योजना, बजट बनाने में, सब्सिडी के निर्धारण में और आगे की प्लानिंग करने में, लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने में, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में, विकास के लिए और रणनीतियां बनाने में, समाज के वो तबके जो अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से कटे हुए हैं उनके लिए सरकार जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट लाती है या अन्य तरीके की योजनाएं लेकर के आती है जिससे उनको विकास की एक मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उसमें सब में सीपीआई का महत्व होता है। क्लियर? तो नीतियाँ क्या क्या कैसे बनेंगी, वेतन के निर्धारण में, आम नागरिक के लिए और वित्तीय योजना, इन सब में सीपीआई का महत्व है। सीपीआई से जुड़ी चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो सीपीआई की जो चुनौतियाँ हैं भारत के अंदर, शहरी और ग्रामीण उपभोग पैटर्न में भिन्नता है। जो शहरी क्षेत्र में उपभोग है और जो ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग है उसका पैटर्न अलग अलग है। शहर वालों को एसी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र वाले पंखा से अपना काम चला लेते हैं। शहर में लोगों को चलने के लिए कार चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी भी साइकिल, बाइक, इन सारी चीज़ों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शहर के अंदर खान पान के पैटर्न में भी आप अंतर देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र का उपभोग पैटर्न अलग तरीके का है। खाद्य वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता, सीपीआई कितनी, हमने खाद्य 40% से ज़्यादा तो हमारी सीपीआई की निर्भरता किस पे है? खाने पीने की चीज़ों पे है। उसके अलावा डेटा संग्रहण की समयबद्धता और सटीकता, हर महीने निकालना है, हर महीने डेटा देना है, तो कितना सटीक डेटा मिलेगा, कहाँ कहाँ से कलेक्ट होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इन्हें अपने मन से दशमलव बढ़ाया घटाया या कुछ ऊपर नीचे किया, डेटा जारी कर दिया गया, तो इस तरीके की एक चुनौती है। उसके अलावा मूल्य परिवर्तन में अंतर स्थान और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। वही ऑटो वाला, सेम कंपनी का ऑटो, प्लेस के स्थान अभी दिल्ली में चले जाइए उसका भाड़ा, मुंबई में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, अलग अलग स्थानों पे क्या होगा, अलग अलग तरीके की आपको सर्विस मिलेगी। अभी संसद में समोसे की साइज़ को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई कि मानक बनाया जाए, है ना। इस तरीके के जो डिफरेंस है उसको कैसे आप दूर करेंगे, ये इसकी चुनौतियां हैं। सीपीआई भारत में आम जनता की जीवन लागत को दर्शाने वाला, उसकी जो जीवन लागत है उसको दर्शाने वाला सबसे सटीक और महत्वपूर्ण सूचकांक है। उसके जीवन की लागत क्या है? जैसे मैं लोगों से पूछता हूँ, आप अपने पे कितना खर्च करते हैं? आदमी जिंदगी की रेस में भागता रहता है, लेकिन वो खुद पे कितना खर्च करता है, खुद पे कितना समय खर्च करता है, खुद पे कितना पैसा खर्च करता है, ये जीवन लागत। और वो कंबाइंड रूप से ये वो चीज़ है जो लोगों को इंडिकेट करता है। अगर इन सब चीज़ों की समझ को लेकर के व्यक्ति चले तो समय के साथ अपनी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको बनाए रख सकता है। इससे सरकार और आरबीआई दोनों को ये आकलन करने में मदद मिलती है कि देश में मूल्य स्थिरता बनी हुई है या नहीं, प्राइस लेवल में कितनी जो है फ्लक्चुएशंस हैं। वर्तमान में आरबीआई का जो लक्ष्य है वो कितना है, 4% ±2 सीपीआई मुद्रास्फीति को बनाए रखना है, जिससे अर्थव्यवस्था संतुलित रूप से आगे बढ़ सके और अर्थव्यवस्था अपने विकास की एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ती रहे, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी रहेगा और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में विकास भी बना रहेगा। दोनों के साथ ये युग्मित तरीके से इकोनॉमिक्स, देश की जो इकोनॉमी है वो एक नई ऊंचाई की तरफ जा सकती है।
तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। कल इन सब से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखा जाएगा और इसके बाद फिर आगे के कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, WPI और नेक्स्ट